हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड का प्रिमिटिव वर्जन। इसका क्राइटेरिया आपका प्रायोरिटी होगा और मोड आपका प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव मींस वंस एनी प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में आएगा, रेडी से रन में आएगा, तो रन से फिर कई बार आपका रेडी में जाएगा, रेडी से रन में जाएगा। मींस इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। नॉन प्रिमिटिव में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता, प्रिमिटिव में कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? प्रायोरिटी मोड आपका प्रिमिटिव। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन में आपका P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये 6 प्रोसेस है। सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है। P1 आपका 1 पे आया है, P2 2 पे, P3 3 पे, P4 0 पे, P5 का 4 है, P6 का 5। सबका प्रायोरिटी दिया हुआ है। आपका 2, 3, 5, 2, 6, 7 ये आपका बस टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे बी अज्यूम हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। कहीं कहीं पे होता है लोअर नंबर इज हायर प्रायोरिटी, बट हम लोग सपोज किए हैं हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है आपका P6। P6 का प्रायोरिटी आपका सबसे ज्यादा है। अब हम लोग शेड्यूल करते हैं इसको प्रोसेस को। तो आपको बता चुके थे प्रीवियस SRTF शेड्यूलिंग में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होगा उसमें जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए, सारे प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम के लिए क्या करना है? चलाना है। तो हम लोग रेडी क्यू भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ऊपर में रेडी क्यू को मेंटेन करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं। टाइम 0 पे आपका एक प्रोसेस आया है P4, बट सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P6 है। तो जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए, सारे प्रोसेस को हम लोग सिंगल यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे। तो अभी रेडी एट टाइम 0 टाइम पे रेडी क्यू में P4 के अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। तो P4 को हम लोग सिंगल यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे। 0 से 1 यूनिट टाइम तक हम लोग P4 को शेड्यूल करते हैं। P4 का देखिए बस टाइम आपका 13 है। 1 यूनिट आपका P4 चल चुका है, तो रिमेनिंग बस टाइम आपका 12 हो जाएगा। 13 - 1 12। अब चेक करेंगे हम लोग टाइम 1 पे और कौन आया? P1। तो दो प्रोसेस है P4 एंड P1। P4 का आपका अब दोनों में देखेंगे जिसका हायर प्रायोरिटी होगा उसको शेड्यूल करेंगे। तो P4 का प्रायोरिटी आपका 2 है और P1 का भी 2 है। दोनों का प्रायोरिटी मैच कर रहा है। तो जब प्रायोरिटी मैच करेगा तो हम लोग अराइवल टाइम को फिर लेंगे। जब दो प्रोसेस का प्रायोरिटी मैच कर रहा है, P4 का भी 2 है और P1 का भी 2 है, तो अराइवल टाइम लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम P4 पहले आया है, 0 टाइम पे P4 आया है। तो अगेन यहाँ पे 1 से 2 यूनिट टाइम के लिए आपका P4 चलेगा। यानी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा है। 0 से 1 पे भी P4 चला और 1 से 2 पे भी P4 चला। P4 का रिमेनिंग BT 11 हो जाएगा। अब देखिए टाइम 2 हो गया, P2 भी आ गया यहाँ पे। अभी 3 प्रोसेस है, P1, P4 एंड P2। तो P1 का प्रायोरिटी 2, P4 का भी 2 है एंड एक नेक्स्ट प्रोसेस आपका P2 का प्रायोरिटी आपका 3 है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? प्रायोरिटी जो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा उसको पहले शेड्यूल करेंगे। तो 2 से 3 यूनिट टाइम यहाँ पे हम लोग शेड्यूल करेंगे P2 को। P2 का आपका बस टाइम 8 है, 1 यूनिट चला, रिमेनिंग BT इसका 7 हुआ। 3 पे चेक करेंगे, 3 पे कौन आ गया? P3। यानी 4 प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ चुका है 3 टाइम तक। P4, P1, P2, P3। तो 2 है, 3। इस सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अभी P3 है, इसका प्रायोरिटी नंबर 5 है। तो यहाँ पे 3 से 4 यूनिट टाइम, जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए, सिंगल यूनिट टाइम के लिए ही शेड्यूल करना है। तो अभी कौन होगा? P3 का आपका रिमेनिंग BT आपका 7 से 6 हो गया एंड टाइम 4 P5 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू।
तो रेडी क्यू में अभी P4 है, P1 है, P2 है, P3 है, P5। इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अभी P5 है, क्योंकि इसका प्रायोरिटी नंबर 6 है। P1 का आपका 2 है, P2 का आपका 3 है, P3 का 5 है, P4 का 2। ये 5 प्रोसेस में सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P5 है। तो P5 को अगेन हम लोग सिंगल यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे 4 to 5 P5 and at time 5 all the process are arrived in ready queue। सारा का सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। और जब सारा का सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो ये आपका नॉन प्रिमिटिव की तरह काम करेगा। नॉन प्रिमिटिव मींस कि जो भी बीटी बचा हुआ होगा उतने टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे। किसको? जिसका प्रायोरिटी हाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस मेरा P6 है, जिसका प्रायोरिटी नंबर 7 है। तो इसको हम लोग 9 यूनिट टाइम के लिए अभी शेड्यूल करेंगे। P5 एक यूनिट चल चुका है यहाँ पे, तो इसका बीटी आपका रिमेनिंग 11 हो गया। तो 5 से 9 आपका 14 तक चलेगा P6 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P6 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। एंड अब आपका सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है P5। P5 का बीटी आपका 11 है, तो 14 11 25 तक आपका P5 चलेगा। P5 ऑल्सो कंप्लीटेड। P5 के बाद आपका P3 है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इसका प्रायोरिटी सबसे हाई है 4 प्रोसेस में। P1 का 2 है, P2 का 3 है, P3 का 5 है, P4 का 2 है। सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P3 है। इसका बीटी आपका रिमेनिंग बीटी 6 है, तो 25 and 6 31 तक चलेगा P3 ऑल्सो कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। अब बच गया P1 P2 एंड P4। तो सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आपका P2 है, इसका 3 है और बाकी P1 का 2 है, P4 का 2 है। तो हम लोग इसको शेड्यूल करेंगे आपका P2 को कितने यूनिट? 7 31 एंड 7 38 आपका P2। अब 2 प्रोसेस बच गया हमारा P1 एंड P4। दोनों का आपका प्रायोरिटी आपका मैच कर रहा है, दोनों का 2 है। तो प्रायोरिटी जब मैच करेगा तो अराइवल टाइम को लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम P4 शेड्यूल फर्स्ट, बिकॉज अराइवल टाइम ऑफ P4 इज 0 एंड P1 इज 1। तो 11 यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे 49 P4 ऑल्सो गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब बच गया P2 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब बच गया P1 का आपका बर्स्ट टाइम 9 है, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। तो 58 तक आपका चलेगा P1। सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग कंप्लीशन टाइम देखते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 58 एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 38। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 31। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 इज 49। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 25। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 इज 14। कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू CT माइनस AT। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 58 and arrival time is 1, so turnaround time is 57. 38 minus 2 36, 31 minus 3 28, 49 31 minus 3 28, 49 minus 0 49, 25 minus 4 21, 40 minus 5 9। तो ये आपका निकल गया टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग WT यानी वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इसका 57 है एंड बर्स्ट टाइम 9 है। तो 57 माइनस 9 57 माइनस 9 आपका 48 हो जाएगा। ठीक है। 36 माइनस 8 36 माइनस 8 आपका 28 हो जाएगा। 28 माइनस 7 21
49 माइनस 13 तो 6 36 21 माइनस 12 21 माइनस 12 आपका 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 0। यहाँ पे देखिए सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है आपका P6 जो कि सबसे डिले से आ रहा है, 5 आ रहा है, तब भी इसका बस्ट वेटिंग टाइम क्या आ रहा है 0। मतलब हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस डिले से आ रहा है तब भी प्रिमिटिव में आपका वेटिंग टाइम क्या होगा 0। एक लास्ट और कैलकुलेट करना है इसमें रिस्पांस टाइम। तो RT देखिए RT अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे RT रिस्पांस टाइम, क्योंकि ये आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मेन जो ब्यूटी होता है वो होता है रिस्पांस टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका होता है और वहां पे होता है क्विक रिस्पांस टाइम। तो RT निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, RT इक्वल टू फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो पहले P1 का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। P1 का आपका फर्स्ट सर्विस टाइम है आपका 49 एंड P1 का आपका अराइवल टाइम है 1। So 49 minus 1 48 is response time of P1। P2 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका 2 है, देखिए यहाँ पे टाइमलाइन चार्ट में, एंड अराइवल टाइम इज आल्सो 2। सो रिस्पांस टाइम इज 0। P3 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका 3 है, अराइवल टाइम इज आल्सो 3, सो रिस्पांस टाइम इज 0। P4 का आपका फर्स्ट सर्विस टाइम 0 है एंड अराइवल टाइम भी 0 है, 0 माइनस 0 0। P5 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका 4 है एंड अराइवल टाइम इज आल्सो 4, सो रिस्पांस टाइम इज 0। P6 का आपका फर्स्ट सर्विस टाइम 5 है एंड अराइवल टाइम इज आल्सो 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग रिस्पांस टाइम आपका 48 है 6 प्रोसेस में 5 प्रोसेस का 0 है और रिस्पांस टाइम आपका मिनिमम होना चाहिए। रिस्पांस टाइम मिनिमम, एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिनिमम, मैक्सिमम होना चाहिए आपका थ्रूपुट। और ये प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मेनली यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट एक मेजर प्रॉब्लम है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में, इसमें देख रहे हैं हम लोग सबसे लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है P1 जिसका वेटिंग टाइम आपका 48 है। मतलब कि जैसे हम लोग FCFS में देखे थे कॉन्वॉय इफेक्ट, वैसे आपका प्रायोरिटी बेस्ड में होता है स्टारवेशन। मतलब कि लो बर्स्ट टाइम का जो प्रोसेस होगा वो काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, वेट करता है रिसोर्सेज का, उसका वेटिंग टाइम बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इस स्टारवेशन प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन को कैसे रिकवर करेंगे हम लोग। स्टारवेशन को रिकवर करने के लिए एक एजिंग टेक्निक यूज करते हैं, तो एजिंग टेक्निक को भी हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू।